हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में अपनी जो लेक्चर है उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम जो है वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता जो है वो किस प्रकार बंगाल में अपने पैर जमाना शुरू करती है और किस प्रकार उसके उद्देश्य जो है वो व्यापारिक के साथ आगे बढ़ते हुए किस में परिवर्तित होते नजर आते हैं, तो वो साम्राज्यवाद में परिवर्तन होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और हम जो है यहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है, यहाँ का जो शासन काल होता है उसको समझेंगे कि आखिर कैसे कैसे जो अंग्रेज थे वो बंगाल के शासकों के दौरान अपनी जो व्यवस्था है उसको आगे लेकर जाते हैं और किस प्रकार उनका संघर्ष जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है। तो आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी और शासक जो हैं उनको समझेंगे, किस प्रकार संघर्ष होता है और किस प्रकार ब्रिटिश इंडिया कंपनी उन शासकों को तटस्थ करके उनको कमज़ोर करती है और बंगाल की जो सत्ता है उसको अपने हाथ में ले लेती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो पहले बात करेंगे अली वर्दी खां के बारे में। ठीक है, अली वर्दी खां। ठीक है, अली वर्दी खां के बारे में बात करेंगे। देखिए, अली वर्दी खां जो होता है वो अपने पूरे शासनकाल के दौरान अंग्रेजों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ना ही ये पुर्तगालियों को सपोर्ट करता है। ठीक है, ना ही इसने अंग्रेजों को कुछ स्वायत्तता दी और ना ही इसने पुर्तगालियों और अंग्रेजों को आपस में लड़ने दिया। इसलिए अंग्रेज इसको गद्दी से हटाना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को जो मुगल सत्ता है, जो दिल्ली की सत्ता है, उसका समर्थन प्राप्त था और उनकी महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ रही थी। अब देखिए, अली वर्दी खां जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, शुरू में नामात्र का सुल्तान था, मैंने बताया था तुमको, नामात्र का सूबेदार बनता है ये पहले। ठीक है, पहले यह है एक क्या था, नामात्र का सूबेदार था। ठीक है, तो शुरू में एक नामात्र का सूबेदार बनके आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, ये बंगाल में अपनी स्थिति जो है उसको सुदृढ़ कर लेता है, मजबूत कर लेता है और उसके बाद अपना अधिकार जो है वो जमाना शुरू कर देता है। किस पर? बंगाल के ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जो शासन स्वतंत्र रूप से जो होता है वो कब से कब तक है, 1740 से लेके और 56 तक। ठीक है, 1740 से लेके 56 तक, तो 1740 से 56 तक यह स्वतंत्रता पूर्वक शासन करता है। ठीक है, 1740 से लेके 1756 तक ये क्या करता है, स्वतंत्रता पूर्वक शासन करता है। कहां पे करता है? बंगाल पे। अब देखिए आगे, जब ये बंगाल पर स्वतंत्रता पूर्वक शासन करता है तो अंग्रेजों को नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि बंगाल के अंदर जो अंग्रेज थे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने पैर जमा चुके थे और वो लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे थे और उसके साथ साथ में क्या कर रहे थे, सैनिक वृद्धि जो है वो भी ये लोग कर रहे थे। ठीक, अब क्या होता है, जब ये अंग्रेजों को नियंत्रण करने का क्या करता है, प्रयास करता है, तो उसी दौरान ये क्या कर लेता है, 1751 में 1751
51 में क्या करता है, मराठों के साथ समझौता कर लेता है, मराठों के साथ समझौता कर लेता है। देखिए ये 1751 में मराठों के साथ समझौता क्यों कर लेता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मराठे थे ये लगातार क्या कर रहे थे, बंगाल के ऊपर आक्रमण कर रहे थे और वहां पे लूटमार मचा रहे थे। इसलिए इसने सोचा कि अगर मैं मराठों के साथ युद्ध में बिजी रहूंगा, व्यस्त रहूंगा, तो इसका फायदा कौन उठाएंगे, अजमेर जो अंग्रेज हैं वो उठाएंगे। तो ना तो मैं अंग्रेजों से लड़ पाऊंगा ना मराठों से लड़ पाऊंगा। इसलिए क्या कर लेता है, मराठों के साथ समझौता कर लेता है, ठीक है। और उनको उड़ीसा का बहुत बड़ा भाग दे देता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो उड़ीसा का ये दे देता है। इसके साथ ही कितना, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए चौथ नामक कर देने का वचन देता है। 12 लाख रुपए चौथ नामक कर देने का वचन देता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, मराठों के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। और क्यों कर ली, क्योंकि जो मराठे थे वो बंगाल पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे। ठीक है, बंगाल पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे। तो उड़ीसा का बहुत बड़ा भाग जो है इसने संधि के तहत किनको दे दिया, मराठों को दे दिया। और 12 लाख रुपए की जो चौथ नामक कर है वो भी देने का क्या किया, वचन ये कर लेता है, ठीक है। तो ये भी तुमको नोट करना है। आगे देखिए इसमें, अब आगे क्या होता है, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, इसके मना करने के बाद में, इसके अलीवर्दी खां के इसके मना करने के बाद भी अपनी सेना नियुक्त कर दी, ठीक है। अब इनसे पूछा कि भाई तुमने अपनी जो सेना है वो क्यों नियुक्त कर ली, तो इन्होंने कहा कि हमें क्या है, मराठों से खतरा है। जब तुमको मराठों से खतरा है, तुम उनके साथ संधि कर सकते हो, तो उससे बचाव के लिए हम अपनी सेना गठित नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलीवर्दी खान को बोलता है कि तुम लोग यहाँ व्यापार करने आए हो, तुमको क्या मतलब सेना से और क्या मतलब किलेबंदी करने से। लेकिन वो इनकी बातों को नहीं मानते, ठीक है। दूसरी बात क्या कही अलीवर्दी ने कि अंग्रेज राजकीय कोष को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। नुकसान ना पहुंचाएं, कैसे नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने संधि कर ली थी किसके साथ, दिल्ली सल्तनत के साथ। और दिल्ली सल्तनत जो था वो बंगाल को अपना भाग समझता था। तो इसलिए ये सोचते थे कि जो हमने दिल्ली सल्तनत से दिल्ली से जो परमिशन ले रखी है, तो हमें बंगाल से कोई परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया, बंगाल की जो गवर्नमेंट होती है उसको ये कोई कर या टैक्स नहीं देते, जिससे क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। किसका हो रहा था, तो बंगाल के राजकीय कोष का हो रहा था। इसलिए अलीवर्दी खान जो है वो अंग्रेजों को बोलता है कि आप लोग क्या मत कीजिए, नुकसान मत पहुंचाइए बंगाल के राजकीय कोष को, ठीक है। लेकिन ये जो है वो किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते अलीवर्दी खां की बातों पे। और दूसरा जो अंग्रेज थे उन्होंने जो कर्नाटक है वहाँ पर क्या किया था, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनको विजिट कर लिया था। इसलिए इनकी महत्वाकांक्षा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बंगाल के प्रति और ज़्यादा आक्रमणकारी नीतियाँ अपनाते हैं, ठीक है।
आगे ले जाओ। 1740 से लेके 56 तक स्वतंत्रतापूर्वक शासन करता है, ठीक है। 1751 में क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है, किसके साथ कर लेता है, मराठों के साथ कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि वो लगातार आक्रमण कर रहे थे, बंगाल में लूटमार मचा रहे थे। देखिए, अंग्रेजों ने मराठों को लूट मार करने से रोका, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो मराठे लोग लूटमार मचाते थे तो उनको रोका। उससे क्या हुआ, जो आम जनता है उनकी सहानुभूति ये क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। आम जनता को बताते हैं, देखो मराठे जो यहाँ लूटने आते थे उनको हमने रोक दिया, हमने भगा दिया, हम लोग आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। इसलिए अब जो मराठी हैं वो लूटमार नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, इससे अंग्रेजों को, इससे क्या है, अंग्रेजों को आम जनता का सहयोग प्राप्त होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बंगाल की जो आम जनता थी उसको सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बंगाल में अधिकतर व्यापारी उस समय हिंदू थे। तो उस समय क्या थे, जो बंगाल है वहाँ के जो अधिकतर व्यापारी थे वो क्या थे, हिंदू थे। सत्ता मुसलमानों की थी, तो ये लोग धार्मिक कर भी उनके ऊपर लगा दिया करते थे। इसलिए वो क्या रहते थे, इनसे नाराज रहते थे। जैसे मुसलमानों पर 5% टैक्स लगाया तो हिंदुओं के ऊपर क्या लगाते, 10% टैक्स लगा देते थे। इससे क्या होता था, यहाँ के जो व्यापारी थे, हिंदू व्यापारी थे, वो भी क्या थे, अंग्रेजों के साथ खुश थे। उस समय प्रारंभ की बात कर रहा हूँ, बाद की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और व्यापारियों को भी मुनाफा की उम्मीद होने लगी, ठीक है। तो इनको ऐसा लगा कि हम अंग्रेजों के साथ मिलकर व्यापार करेंगे तो हमारा सामान बाहर जाएगा, विदेश जाएगा और उसका अच्छा पैसा मिलेगा। जैसे एक लड़का होता है ना, तो उसको जब कोई बताता है कि भाई तुम दुबई जाओ काम करने, तो वहाँ तुम्हें इतने मात्रा में तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, इंडियन डॉलर मिलेंगे तुम्हें, वहाँ पे डॉलर मिलेगा तो तुम क्या है, एक महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो। तो ऐसे ऐसे उनको सपने दिखाए जाते हैं। जब यहाँ से उनको ले जाते हैं और वहाँ जाके उनको गधे की तरह जोता जाता है, फिर उसके बाद वो रोते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को ट्वीट करते हैं हमें यहाँ से ले जाओ, हमें नहीं रहना, ठीक है। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं ताकि वो आ ना पाएँ। तो ऐसे ही जो सपने थे वो अंग्रेज जो है वो व्यापारियों को बता रहे थे कि हम लोग आपका सामान यहाँ से विदेश ले जाएंगे। जो विदेश में आपका जैसे कि कपास है, उस समय जो कपास है वो थी, तो उसके अलावा जो जूट होता है उसका व्यापार होता था, कपड़ों का व्यापार होता था, ऐसी चीज़ों का व्यापार होता था। तो उनको सपने ये लोग दिखाते थे कि यहाँ पर तुम इनको 2 रुपये के हिसाब से बेच रहे हो, आप विदेश ले जाओ, विदेश आपको 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ऐसे करके उनको ये लोभित करते थे, ठीक है। तो उनको क्या हुआ, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फायदा होने लगा। आम जनता का सहयोग हासिल कर लिया, व्यापारियों का सहयोग हासिल कर लिया। तो अलीवर्दी खां जो होता है वो एक तरफ तो मराठों से परेशान था, दूसरी तरफ जो अंग्रेज होते हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं, षड्यंत्र रचने लग जाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो अलीवर्दी खां जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है उसकी मृत्यु, तो 1756 में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी,
अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 82 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण होती है कि जो अलीवर्दी खां था इसका कोई पुत्र नहीं होता, ठीक है। इसके केवल कितनी पुत्रियां होती हैं? केवल 3 पुत्रियां होती हैं, ठीक है। अब केवल पुत्रियां ही पुत्रियां। अब देखिए पुत्रियों को शासक तो बना नहीं सकता था क्योंकि वो रजिया सुल्तान नहीं थी, ठीक है। अब देखिए उनको शासक नहीं बना सकता था तो शासक बनाए किसको? ये महत्वपूर्ण बात है। ये बातें वो अपने जीवन काल की बता रहा हूँ। जब वो जीवित था तो उसके मन में ये प्रश्न चलता रहता था कि मेरे बाद जो शासक है वो कौन बनेगा, क्योंकि मरने से पहले सबको पता चल जाता है जब बुढ़ापा आ जाता है। तो उसकी 3 बेटियां होती हैं, तीनों बेटियों की क्या करता है वो शादियां कर देता है और सोचा था कि जो इन तीनों लड़कियों का पति होगा जो सबसे योग्य होगा, तीनों लड़कियां जो हैं उनका जो सबसे योग्य पति होगा मैं उसको क्या बना दूंगा? बंगाल का शासक बना दूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जो इसकी तीनों लड़कियां होती हैं, ठीक है, एक छोटी लड़की थी और छोटी लड़की का नाम था घसीटी, ठीक है। अब देखो घसीटी कितना अच्छा नाम है। आजकल किसी का ऐसा नाम रख दें तो सोचो नाम क्या हो जाएगा। तो इसकी तीसरी जो बेटी थी उसका नाम क्या था? घसीटी था। तो इसकी जो तीनों बेटियां होती हैं, इनके जो तीनों पति थे, तीनों के 3 पति हो गए, तो इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है अलीवर्दी खां के जीवन काल के दौरान ही, ठीक है। तो अपने पिता के रहते ही तीनों जो लड़कियां हैं वो क्या हो गई? विधवा हो गई। पिता के जीवित रहते ही तीनों क्या हो जाती हैं? विधवा हो जाती हैं। अब वापस से अलीवर्दी खां सोचने लग जाता है कि शासक किसको बनाया जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है ना कि लड़कियों की विवाह कर दिया, विवाह करने के बाद सोचा था कि इनमें से कोई योग्य होगा उसको सुल्तान बना दिया जाएगा, लेकिन वो तीनों के तीनों ही मर गए, ठीक है। अब क्या होता है? समस्या जस की तस होती है कि अब जो है वो शासक को किसको बनाया जाए, क्योंकि जो बाहर के लोग थे वो भी सपने देखने लग गए कि जल्दी से ये मरा जाए। उसके बाद जो वजीर है वो भी सोचता था कि मैं भी शासक बनूं। इसके अलावा बहुत सारे जो अमीर थे वो भी सोचते थे कि मृत्यु के बाद हम शासक बन जाते हैं। तो सिराज को अलीवर्दी खां जो होता है वो क्या करता है? सिराजुद्दौला जो होता है इसको शासक नियुक्त कर देता है। अब सिराजुद्दौला कौन होता है? सिराजुद्दौला जो था इसकी जो 3 बेटियां थी, इनकी जो तीसरी बेटी थी घसीटी बेगम, ठीक है, घसीटी बेगम, ठीक है। तो घसीटी बेगम जो होती है इसका ये क्या होता है? पुत्र होता है। जो छोटी बेटी थी इसका क्या होता है? पुत्र होता है और इसको शासक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सिराजुद्दौला जो होता है इसको शासक तो बना दिया गया, कोई परेशानी नहीं। और उसके बाद अलीवर्दी खां जो होता है ये भी चला जाता है इस दुनिया को छोड़ के। तो सिराजुद्दौला के बारे में समझिए। अब क्या होगा? इनके बीच में संघर्ष होगा क्योंकि बड़ी बेटियां जो थी 2 बोल रही थी कि छोटी वाले के बेटे को बना दिया, हमें क्यों नहीं बनाया। तो जो बड़ी बेटी होती है वो क्या करती है? सिराजुद्दौला जो होता है इसका जो बड़ा भाई था उसके पुत्र को ये क्या करती है? गोद ले लेती है और उसको शासक बनाने की क्या देखती है? सपने देखती है, ठीक है। अब देखिए सिराजुद्दौला का राज्य तो सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक तो बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया, ठीक है, बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया। लेकिन आंतरिक संघर्ष अब भी चल रहा था, ठीक है। तो जो आंतरिक संघर्ष होता है वो अब भी चल रहा था कि कैसे हम अपने लोगों को गद्दी पर बिठाएं। इन सारी बातों को लेकर
इनके बीच में जो खींचतान होती है वो चलती रहती है। अब देखिए इसकी जो घसीटी देवी की जो बड़ी बहन थी वो क्या करती है, सिराजुद्दौला के बड़े भाई के लड़के का नाम था मुराउद्दौला, ठीक है। तो वो क्या करती है, मुराउद्दौला को गोद लेकर उसे शासक बनाने का प्रयास करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, शासक बनाने का इसको प्रयास करती है, किसको, मुराउद्दौला को। लेकिन जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी जो मौसी होती है, मौसी तो लगी, क्या लगी, इसकी तो मौसी लगेगी ना, वो छोटी बेटी का पुत्र होता है, वो बड़ी थी तो लड़की क्या लगी, मौसी। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपनी मौसी, ठीक है, को जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। इनको क्या किया, जेल में डाल दिया और कहा आप तुम षड्यंत्र करती रहो बैठी बैठी, जब तुम्हारे षड्यंत्र पूरे हो जाएं तो मुझे बता देना, मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो ये क्या करता है, अपनी जो मौसी होती है इसको क्या करता है, जेल में डाल देता है। अब देखिए 3 बेटियां थी, छोटी का लड़का राजा बन गया, बड़ी ने गोद लिया लेकिन वो सफल नहीं होती। लेकिन जो बीच वाली लड़की होती है उसका लड़का था शौकतगंज, ठीक है, जो बीच वाली लड़की थी उसका लड़का होता है शौकतगंज। तो शौकतगंज भी सुल्तान बनना चाहता था और वह भी आंतरिक संघर्ष उत्पन्न करने में लगा हुआ था, ठीक है। तो वह भी क्या कर रहा था, आंतरिक संघर्ष उत्पन्न कर रहा था कि कैसे भी करके इसको गद्दी से हटा दिया जाए, ठीक। अब देखिए आगे जो होगा वो संघर्ष होगा। क्या संघर्ष होता है, अंग्रेज कैसे अपनी एंट्री करते हैं, इस जो घर की लड़ाई है वो कैसे सड़क की लड़ाई बनने वाली है, उसको देखिए किस प्रकार इन लोगों के मध्य में अब आपसी संघर्ष की जो बुनियाद है वो रखी जाएगी, ठीक है। देखिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष, ठीक है। अंग्रेजों के साथ संघर्ष कैसे होता है, अब देखिए इतने सारे जो लोग थे, बेगम घसीटी हो गई, ठीक है। इसके बाद इसका क्या बोलते हैं, जो वजीर होता है वो भी क्या कर रहा था, शासक बनना चाहता था। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ये लोग, और अपना एक ग्रुप बनाने के बाद ये लोग चाहते थे कि कैसे भी करके किसको हटा दिया जाए, सिराजुद्दौला को सत्ता से हटा दिया जाए। इसलिए ये लोग क्या करने लगते हैं, संघर्ष करने लगते हैं, ठीक है। किसके विरुद्ध संघर्ष करने लगते हैं, किसके विरुद्ध संघर्ष करने लगते हैं, सिराजुद्दौला के विरुद्ध संघर्ष करने लगते हैं, ठीक। अब आगे देखिए होता क्या है, घसीटी बेगम घसीटी संघर्ष पैदा करती है और वजीर का
भी सहयोग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ संघर्ष में जो घसीटी बेगम होती है वो क्या करती है, संघर्ष पैदा करती है और अपने वजीर का भी सहयोग प्राप्त कर लेती है। वजीर जो था वो कौन था, मीर जाफर था। वजीर कौन था, मीर जाफर था। ठीक है, याद रखना है। तो लिखिए मीर जाफर, बोलो, मीर जाफर ने भी अपना सहयोग दिया। ठीक है, इन लोगों को, जिनका वजीर था मीर जाफर, इसने भी क्या किया, अपना सहयोग दिया। ठीक, अब एक अपना सहयोग दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपना सहयोग, तो अंग्रेजों ने अपना सहयोग इस विरोधी गुट को दिया। इस विरोधी गुट को दिया क्योंकि वो जानते थे कि, वो क्या जानते थे कि सिराजुद्दौला उन्हें समर्थन नहीं करेगा, कि सिराजुद्दौला उन्हें समर्थन नहीं करेगा। इसलिए सिराजुद्दौला उन्हें समर्थन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने विरोधियों का साथ दिया। ठीक है, विरोधियों का साथ दिया ताकि आगे व्यापार में मदद प्राप्त की जा सके। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जानते थे ये लंबे समय तक तो शासक रहेगा नहीं, और अगर शासक नहीं रहेगा तो आने वाले जो लोग हैं, इन्हीं का जो विरोधियों का गुट है, इसमें से कोई एक व्यक्ति शासक बनेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, उनको समर्थन दिया। दूसरी बात, अंग्रेज जानते थे कि अगर इनका जो वजीर है यानी कि जो मीर जाफर है, ये युद्ध करता है अपने बल पर, अपने दम पर, तो निश्चित ही ये क्या हो जाएगा, परास्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं, मदद करते हैं। और जब मदद करते हैं तो ये बात किसको पता चलती है, सिराजुद्दौला को पता चलती है, और फिर क्या होती है, संघर्ष की शुरुआत होती है। ठीक, ठीक है, तो हम इस वीडियो से आगे जो है वो कल नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे इनके संघर्ष के बारे में, और उसके बाद जो है 1 या 2 वीडियो में जो है ये लेक्चर अपनी समाप्ति की ओर होगा। क्योंकि लंबा वीडियो इसलिए ही बनाते, महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो इंटरनेट होता है, जो डाटा होता है, वो कितना आता है, किसी के पास 1 GB आता है और किसी के पास 1.5 GB आता है। अब उसके पास क्या होगा, 3 वीडियो पहुँचेंगी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो एक वीडियो जो है वो काफ़ी खपत कर लेती है, तो ऐसे ही उसका जो डाटा है वो समाप्त हो जाएगा। हम चाहें तो 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का बना सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में उसका पूरा डाटा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा घर वाले भी डाटा यूज़ कर लेते हैं और भी लोग डाटा यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए शॉर्ट वीडियो
अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं आज हमने ब्रिटिश काल में पढ़ी और अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला के शासनकाल है इसको समझने का प्रयास किया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।